नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान की चैप्टर 5 की चर्चा करने वाला हूं। चैप्टर 5 में पहले पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट टू यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 से आपको समझाने वाला हूं। यदि पिछला वीडियो भी देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो में जाकर देख सकते हैं इस चैनल की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्न क्रमांक 5 है, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं क्योंकि अधिकार राज्य से प्राप्त मांग एवं दावे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सुनिश्चित सुविधाएं उनके कल्याण और रोजगार के लिए प्रबंध करें। ऐसा करने में राज्य के कार्य की कुछ कमियां आ जाती हैं। नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए राज्य के प्राधिकरण को लोगों के जीवन और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अपनी प्रभुता के कारण शक्तिशाली है, परंतु नागरिकों के साथ संबंध राज्य की प्रभुता की प्रकृति पर निर्भर है। राज्य अपनी रक्षा से ही अस्तित्व में नहीं होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा से ही टिक सकता है। यह नागरिक ही होता है जिसका महत्व अधिक होता है। राज्य के कानून लोगों के लिए उनके कार्य के लिए उत्तरदायी हैं और संतुलित हैं। कानून राज्य और लोगों के मध्य संबंध को नियंत्रित करता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराता है जिनकी नागरिकों द्वारा अपने कल्याण एवं विकास मांग और दावे किए जाते हैं। राज्य को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, उनको भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, अधिकार क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। अधिकार उन बातों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी लोगों के सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसीलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसीलिए उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमें प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। और इस प्रकार की दोनों डेफिनेशन मैं पहले समझा चुका हूँ। अधिकारों की दावेदारी से आप क्या समझते हैं? अधिकारों की दावेदारी से अभिप्राय यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है, जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है, उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। अगला है, नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है? नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने और असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? जान लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित मूलभूत अधिकार दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके बिना किसी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिक अपना विकास और उन्नति नहीं कर सकते, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
जिन कारणों से इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है वे निम्नलिखित हैं। ये अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। ये अधिकार इसलिए भी मौलिक कहे जाते हैं क्योंकि देश के संविधान में इनका उल्लेख कर दिया गया है और दिन प्रतिदिन बदलने वाली सरकारें अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इनमें स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकते। ये अधिकार न्याय के योग्य होते हैं। अधिकार किस तरह राज्य को प्रभावित करते हैं? अधिकार निम्न प्रकार से राज्य को प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट है, राजनीतिक एवं अन्य सभी प्रकार के अधिकार राज्य से प्राप्त किए जाने वाले मांग और दावे हैं। इसलिए अधिकार मांग एवं दावों के रूप में राज्य की प्रभुता को सीमित करते हैं और रखते हैं। अधिकार राज्य को किसी कार्य को करने और न करने की ओर निर्देश करते हैं। अधिकार राज्य को कुछ करने या कुछ मांगे मनवाने के लिए विवश करते हैं। अधिकार राज्य की लोगों के लिए सुधार करने या कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु 1979 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। राजनीतिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक अधिकार से अभिप्राय यह है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इसमें वोट देने, प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्माण करते हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। जर्मन दार्शनिक एमेनुएल कांट के अनुसार मानवीय गरिमा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जर्मन दार्शनिक एमेनुएल कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक एमेनुएल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए उसका क्या मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है, वह प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। कांट के विचार ने अधिकार की एक अनैतिक अवधारणा प्रस्तुत की है। पहली है, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। दूसरा है, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। प्राकृतिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत का तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं अथवा कोई व्यक्ति या शासक उसे हमसे छीन नहीं सकता। तो उन्होंने मनुष्य के लिए 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकार के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैंने अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। अधिकार के जो प्रश्न हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्रों, सभी विद्यार्थियों, सभी कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। और हमें आशा है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।